विराज की हरकत ने उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को गुस्सा दिला दिया था और वो किसी भी वक्त अब विराज पर अटैक कर सकते थे। उनके हिसाब से उस फीमेल डायरेक्टर ने उन्हें कुछ भी करने की खुली छूट दे रखी थी। विराज समझ गया था कि खेल 5 मिनट तक रोका नहीं जा सकता है। सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। विराज ने वहां से भागने का सोच लिया था। तभी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के कप्तान की आवाज वॉकी टॉकी से बाहर आई, जो उन सिक्योरिटी गार्ड्स के पास था। दीनानाथ और कमलानाथ, तुम दोनों उस लड़के को कहां लेकर गए हो? अगर तुम दोनों कोई मुसीबत नहीं चाहते हो तो उस लड़के को तुरंत छोड़ दो। उस सिक्योरिटी कप्तान ने सीधे सीधे उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को आने वाले तूफान के बारे में चेता दिया था। जैसे ही उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के कप्तान के मुंह से निकले शब्दों को सुना, वो दोनों स्टंट रह गए थे। वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोस एंड कॉन्स के बारे में सोचने लगे थे। ये टास्क उन्हें हॉस्पिटल की फीमेल डायरेक्टर ने दिया था। दूसरी तरफ उनके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कप्तान उन्हें विराज को छोड़ने के लिए कह रहा था। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किसकी बात पर गौर करना चाहिए। इसी बीच विराज उनसे बचता हुआ बंगलों के दरवाजे तक जा पहुंचा था। इससे पहले कि वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स तय कर पाते कि उन्हें क्या करना है, विराज के कदम बंगलों से बाहर निकल आए थे। उसी समय हैदर भी अपने पुराने आदमियों को लेकर हॉस्पिटल के पुराने कंपाउंड में आ गया था। कुछ लोगों से हैदर को जानकारी मिल गई थी कि विराज को किस दिशा में लेकर जाया गया है, और उसी दिशा का पीछा करते करते हैदर भी वहां आधमका था। हैदर के पीछे पीछे मुंबई पुलिस के लोग भी मौजूद थे, जिससे विराज को होनी अनहोनी से बचाया जा सके। विराज साहब, आपको चोट तो नहीं लगी? क्या मुझे आने में देर हो गई? आप ठीक तो है ना? जब हैदर ने दूर से विराज को भागते हुए देखा तो वो भी भागते हुए विराज के पास पहुंच गया था। हैदर के आदमियों ने विराज को पीछे से घेर लिया था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए खतरा कहां से आने वाला है। अब विराज पूरी तरह से प्रोटेक्टेड था। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। इससे पहले कि विराज हैदर के सवालों का कोई जवाब दे पाता, उन दो सिक्योरिटी गार्ड्स को महसूस हुआ कि विराज भाग गया है, तो वो भी बंगलों के दरवाजे की तरफ भागे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, लड़के भाग मत, वरना तुझे गोली मार देंगे। जिधर है उधर ही खड़ा रहे। ये उनकी तरफ से विराज को डराने की एक टैक्टिक थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विराज के आदमियों ने विराज को घेर लिया है, तो उन सिक्योरिटी गार्ड्स की पैंट गीली हो गई थी। वो इस सिचुएशन से भागना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, हिलना मत, नीचे झुको, झुक जाओ, वरना गोली मार देंगे। हैदर के आदमियों ने उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को भी घेर लिया था और बंदूक के इशारे पर जमीन पर बैठा दिया था। बस फिर क्या था, उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के पास अब भागने का कोई मौका नहीं था। जैसा हैदर के आदमियों ने कहा, उन्हें वो करना ही पड़ा। उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स का दिमाग ब्लैंक हो गया था। हालांकि उनकी यूनिफॉर्म में और मुंबई पुलिस की यूनिफॉर्म में थोड़ा सा ही फर्क था, लेकिन बंदूक तो इनके पास भी थी, जो उनकी जेब से बाहर आ गई थी। ये देखकर मुंबई पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर ने उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के गालों पर जोरदार तमाचों से स्वागत किया। एक तरफ ये कार्यक्रम चल रहा था, तो दूसरी तरफ विराज को अपने प्लान की फिक्र होने लगी थी। क्या सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं? क्या हेल्थ ब्यूरो की टीम आ गई है? क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है? विराज को अपनी सेफ्टी की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि उसे चोट नहीं आई थी, लेकिन इससे पहले कि विराज अपना मूव आगे रखता, वो दोनों लोग उसके हाथ से निकल गए थे। जी हाँ, यहाँ बात उस सफेद कोट वाले डॉक्टर और उस फीमेल डायरेक्टर की हो रही है। इस वक्त विराज सिर्फ ये सोच रहा था कि क्या उस फीमेल डायरेक्टर और उस सफेद कोट वाले डॉक्टर को कोई पनिशमेंट मिला है जो वो डिजर्व करते हैं। रही बात हैदर की एफिशिएंसी की, तो विराज को उसके ऊपर पूरा भरोसा था और विराज अश्योर्ड था। वो सवाल तो बस उसने कैजुअली पूछे थे। अगर उस फीमेल डायरेक्टर और उस सफेद कोट पहने डॉक्टर को काबू में नहीं किया होता, तो शायद हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कप्तान का वो मैसेज उन सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं आता। जब ये ख्याल विराज के दिमाग में आया, तो उसने तुरंत ही हैदर की तरफ देखा। हैदर का काम बहुत ही शानदार था और विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हैदर ने विराज को थोड़ा आराम करने की सलाह दी, लेकिन हैदर की इस रिक्वेस्ट को नकारते हुए विराज के कदम सीधा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे थे। यहाँ से विराज अपना काम बखूबी जानता था। वो जानता था कि उसे आगे क्या करना है और सारा तमाशा कहाँ होने वाला है। भीड़ ने चारों तरफ से हॉस्पिटल को घेर लिया था।
जब विराज हॉस्पिटल के गेट तक पहुंचा तो उसने देखा कि हॉस्पिटल का सारा स्टाफ बाहर मौजूद है। उस भीड़ में कुछ रिपोर्टर्स भी थे जो आम जनता से और हॉस्पिटल के स्टाफ से तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। साथ ही साथ हॉस्पिटल में जो भी कुछ हो रहा था वो सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। मिस्टर मल्होत्रा, क्या हम जान सकते हैं कि आपके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने किसे बंदी बना के रखा है? किससे पूछताछ की जा रही है? आखिर क्यों? एक रिपोर्टर ने तुरंत ही अपने तीखे सवाल हॉस्पिटल के डीन पर थोप दिए थे। मिस्टर मल्होत्रा, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में चीप दवाइयां मिली है और उन दवाइयों को पेशेंट की लिस्ट में भी नहीं लिखा है। उन एक्सपेंसिव दवाइयों का क्या जो आप लोग भारत सरकार से फ्री में लेते हैं? क्या इस हॉस्पिटल में दवाइयों का स्कैम चल रहा है? आपका इस बारे में क्या कहना है? हर तरफ से मिस्टर मल्होत्रा जो हॉस्पिटल के डीन थे उन्हें रिपोर्टर्स ने घेर लिया था। हर सवाल का जवाब उन्हें सोच समझ कर ही देना था। अगर एक भी जवाब में ऊंच नीच हुई तो आपको पता है ना मीडिया वाले लोग कैसे होते हैं। इसीलिए हॉस्पिटल के डीन ने किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा था। उनके चुप रहने में ही उनकी भलाई थी। लेकिन जानवी द्वारा भेजी रिपोर्टर्स की टीम अपना काम बखूबी कर रही थी। रिपोर्टर्स ने उस फीमेल डायरेक्टर को भी नहीं छोड़ा जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी और उससे भी लगातार सवाल पूछने जारी रखे। लेकिन हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ ने अपना मुंह नहीं खोला था। लेकिन तभी एक आवाज आई, जी हां, इस हॉस्पिटल में गरीबों को लूटा जा रहा है, सरकार को लूटा जा रहा है। महंगी दवाइयां लिखकर सस्ती और पानी वाले इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ये हॉस्पिटल इन सभी मामलों के लिए जिम्मेदार है। एक तरफ हॉस्पिटल का सारा स्टाफ हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचाने में लगा हुआ था, दूसरी तरफ उस आवाज ने एक ही झटके में हॉस्पिटल की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी थी। जैसे ही वो आवाज उस फीमेल डायरेक्टर के कानों में गई, उसने जानना चाहा कि वो आवाज किसकी है। जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाते हुए पीछे देखा, विराज अपने आदमियों के साथ उसी की तरफ आ रहा था। विराज को अपने सामने सही सलामत देखकर उस फीमेल डॉक्टर को पहले तो ताजुब हुआ, लेकिन बाद में उसके चेहरे पर गुस्सा आने लगा था। इससे पहले कि वो मीडिया के सामने कुछ और बकवास करती, विराज ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या हुआ मैडम? आपके मना करने से अब कुछ नहीं होगा। मैं खुद विक्टिम हूँ और गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास आपके भी 2 लोग हैं, क्या मैं उन्हें बुला लूं? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही हैदर ने अपने आदमियों को उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को सभी के सामने लाने के लिए इशारा किया। पलक झपकते ही वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स अब फीमेल डायरेक्टर की आंखों के सामने खड़े थे और उस फीमेल डायरेक्टर को देखते हुए बार बार अपनी रिहाई की भीख मांग रहे थे। ये कौन है? मैं इन्हें नहीं जानती। जैसे ही ये शब्द उस फीमेल डायरेक्टर के मुंह से बाहर आए, मीडिया के लिए ये केस और भी ज्यादा रोचक होने लगा था। सारे सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ते हुए अब मीडिया विराज जंदल के नजदीक जा पहुंचा था और सारे कैमरास विराज पर सेट कर दिए गए थे। उस फीमेल डायरेक्टर का सभी के सामने उन सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर मना करना विराज को बिल्कुल भी अचंभित नहीं लगा था, बल्कि विराज तो इसके लिए तैयार बैठा था। जैसे ही उस फीमेल डायरेक्टर के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने अपना खेल खेलना शुरू किया। क्या मल्होत्रा साहब, ये आपके ही हॉस्पिटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के गार्ड है ना? मना मत करिएगा, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट भी मैं बहुत जल्दी मीडिया को दिखाने वाला हूँ। विराज की इंटरोगेशन को देखते हुए मल्होत्रा साहब की हालत वैसे ही खराब हो गई थी। ना तो उन्होंने हाँ कहा और ना ही उनके मुंह से ना बाहर आया था। हॉस्पिटल की फीमेल डायरेक्टर के कारण मल्होत्रा साहब भी बुरी तरह फंस गए थे। अपनी गुस्सैल नजरों के साथ वो उस फीमेल डायरेक्टर को घूरने लगे थे। देखा जाए तो मिस्टर मल्होत्रा ने कई बार हॉस्पिटल की उस फीमेल डायरेक्टर से इस स्कैम के बारे में बात की थी, लेकिन चूंकि वो इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी और मिस्टर मल्होत्रा बस एक डीन थे, इसीलिए उनके हाथों में इस स्कैम को रोकने की इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन अगर मिस्टर मल्होत्रा चाहते तो उस डायरेक्टर की शिकायत मुंबई पुलिस से कर सकते थे, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा ने ऐसा नहीं किया। क्राइम को छुपाना भी एक क्राइम होता है और मिस्टर मल्होत्रा क्राइम को छुपाने के लिए पूरी तरह से दोषी पाए गए थे। मिस्टर मल्होत्रा का उस स्कैम में कोई हाथ नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, बुरे दिन पूछ कर नहीं आते। मिस्टर मल्होत्रा के लिए ये बुरे दिन थे। इन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे बंदी बना रखा था। ये सब किसके कहने पर?
मैडम डायरेक्टर साहिबा के कहने पर मैं इस हॉस्पिटल का जीता जागता विक्टिम हूं। जब विराज ने ये सब कहना शुरू किया तो सारे रिपोर्टर्स के होश उड़ गए थे, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी। अब चूंकि सभी कैमरे विराज की तरफ थे, इसीलिए विराज ने शुरू से कहानी बोलना शुरू की और अंत तक इस कहानी को ले गया। पूरे 10 मिनट की कहानी में उस फीमेल डायरेक्टर को 10 साल की सजा मिलने वाली लगभग तय हो गई थी। विराज को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि हॉस्पिटल उसे स्यू करेगा, क्योंकि विराज जो भी कुछ बोल रहा था वो सब कुछ सच था। मेरा यकीन मानिए, मैंने आप सभी से जो भी कुछ कहा है वो सब कुछ सिर्फ सच है। मैं पुलिस से दरख्वास्त करूंगा कि वो आज सुबह के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करे और हेल्थ ब्यूरो से निवेदन करता हूं कि इस स्कैम की निष्पक्ष जांच हो। ये आरोपी छूटने नहीं चाहिए, इनका लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड होना चाहिए। कल को ये लोग और कहीं काम करेंगे तो भी इनकी आदत नहीं बदलेगी। हमें इस आत्मनिर्भर भारत को इन जैसे लोगों से बचाना है और मैं इस मामले में पुलिस की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। विराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने म्युनिसिपल हॉस्पिटल के सारे कैरेक्टर्स का भांडा फोड़ दिया था। करीब 1 घंटे तक विराज बोलता रहा और अंत में उसने कुछ इस तरह से कहानी को खत्म कर दिया था। माजरा खत्म हो गया था। पुलिस ने उस फीमेल डायरेक्टर के साथ साथ पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया था। हेल्थ ब्यूरो ने सारे दस्तावेजों को हॉस्पिटल से निकाल लिया था और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को कुछ हफ्ते तक सील करने की घोषणा कर डाली थी। विराज का प्लान कामयाब हो गया था। अब विराज के यहाँ से जाने का समय आ गया था, लेकिन इससे पहले कि विराज इस म्युनिसिपल हॉस्पिटल से विदा लेता, उसने वापस से कैमरे के सामने अपना मुंह खोलते हुए कहा, जैसा कि आप सभी ने सुना, म्युनिसिपल हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को कुछ हफ्तों के लिए सील किया जा रहा है, तो मैं उस डिपार्टमेंट के सारे मरीजों को मेरे हॉस्पिटल ज़ोडिएक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहा हूँ। वहां पर उनका इलाज फ्री में होगा और उनसे 1 पैसा भी नहीं लिया जाएगा। पेशेंट की फैमिली को दवाइयों की पूरी लिस्ट दिखाई जाएगी और उन्हीं के सामने पेशेंट को दवाई दी जाएगी। मेरा हॉस्पिटल गरीबों की सेवा के लिए है और बस आपकी दुआओं से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। एक शानदार स्पीच देते हुए विराज ने अपने ज़ोडिएक हॉस्पिटल का एडवर्टीजमेंट कर दिया था। क्या होगा आगे? क्या विराज एक एक करके अपने लिए दुश्मनों की फौज बना रहा था? क्या ये सब एक दिन विराज पर बहुत भारी पड़ने वाला था? क्या होगा जब चारू विराज को अपनी आंखों के सामने हीरो बनता हुआ देखेगी? क्या विराज और चारू के बीच में कुछ शुरू होगा? आगे इस कहानी में और क्या देखने को मिलेगा, जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।